प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इस अंक का प्रकरण आज का है टॉपिक फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। हम आज फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस की बात करते हैं। आप जानते हैं जो कक्षाएं होती हैं उसमें अंतःक्रिया होती है, यानी एक टीचर और स्टूडेंट्स जब बैठे हुए हैं सामने आमने होते हैं और किसी विषय वस्तु पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका मूल है कि उनका सीखना तभी संभव होता है जब अंतःक्रिया हो। अंतःक्रिया का मतलब जब वे शिक्षक कुछ कहे और विद्यार्थी उसमें कुछ विचार करें, उसके किसी निष्कर्ष तक पहुँचें, और विद्यार्थी कुछ कहे शिक्षक निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास करें या उसके संदेहों को दूर करें, तो ये इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया कहलाती है। नेड ए फ्लैंडर्स, जो इनका पूरा नाम था वह था नेड ए फ्लैंडर। नेड ए फ्लैंडर ने सन 1959 में कब खोजा था? 1959 ने, याद रखिएगा इसको, 1959 में इन्होंने यह अंतःक्रिया प्रणाली विकसित की थी, जिसके आधार पर अंतःक्रिया कैसी कक्षा में चल रही है इसके बारे में उन्होंने एक बेहतर विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत सारे प्रतिमान हैं इस तरह के जो कि अंतःक्रिया का अनुमान लगाने में सहायता करते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा प्रचलन में है और महत्वपूर्ण भी हैं, नेड ए फ्लैंडर्स का जो कक्षा अंतःक्रिया प्रतिमान है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली जो है उसकी हम आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझिए कि जो एक कक्षा होती है उस कक्षा में क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक होते हैं जो भौतिक संसाधन है उनके साथ, और उनका लक्ष्य क्या होता है कि कोई निर्धारित जो पाठ्यवस्तु है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उस पाठ्यचर्या को एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना, चिंतन करना, समझना, जिस स्तर का शिक्षण होगा उस स्तर की बात होती है। प्राइमरी में है तो संज्ञान की बात होगी, मिडिल स्तर का है अवबोध की बात होगी, और उच्च स्तर का है तो चिंतन यानी हायर लेवल का है तो चिंतन स्तर का होगा। तो इस तरह से जिस स्तर का होगा उस तरह से उसमें मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो पाठ्यवस्तु है उस पाठ्यवस्तु को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए अंतःक्रिया होती है। और इसमें तीनों से देखिए, इसमें शिक्षक सक्रियता होती है ना, शिक्षक कार्य करता है, विद्यार्थी कार्य करते हैं, एक तीसरा भी चीज़। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई शिक्षण अंतःक्रिया की जो प्रणाली है उसमें उन्होंने इस पूरी प्रणाली के 3 भाग कहे कि ये टीचर टॉक, आप इसको देखिए थोड़ा सा समझिएगा। टीचर टॉक एक हिस्सा होता है टीचर टॉक का, यानी जो शिक्षक का, जिसे शार्ट में आप टी कहते हैं। तो टीचर टॉक क्या होता है, और प्यूपिल टॉक यानी जो विद्यार्थी हैं उनका टॉक क्या है उसकी बात होगी। विद्यार्थी कितना उसमें बातचीत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, पीटी इसको कहेंगे। और तीसरा टर्म जो होता है वह है साइलेंस का, यानी जब साइलेंस और कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन की स्थिति होती है जब सभी विद्यार्थी बोलने लगते हैं या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझ पाते। तो इस पूरी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के मुख्यतः 3 अंग हैं। एक तो है टीचर टॉक, दूसरा है प्यूपिल टॉक, और तीसरा है आपके सामने ये साइलेंस और कन्फ्यूजन। तो ये साइलेंस कन्फ्यूजन दोनों के बाहर ही रखा गया है। अब ये टीचर टॉक जो होता है, जो शिक्षक का टॉक है, शिक्षक जो टॉक करता है, इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग किए गए हैं, हाँ, 1 और 2। जो पहला भाग है वह पहला भाग शिक्षक कथन का होता है। क्या कहलाता है वह शिक्षक कथन का पहला भाग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष होता है। ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, जिसे आप प्रत्यक्ष भी, इसकी अंग्रेजी का अनुवाद प्रत्यक्ष है कि ये क्रियाएं जो करता है शिक्षक उसमें वो डायरेक्ट करता है। और दूसरा हिस्सा है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से जिन कार्यों को शिक्षक करता है
यानी अप्रत्यक्ष रूप से वह इसमें आते हैं। हमने जब बीएड किया था तो उस समय से ही मैंने इसको याद करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए थे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इसका है, थोड़ा सा यहाँ लिखने में ऊपर नीचे, पहले तो इसका इनडायरेक्ट हमको दिखाना चाहिए था। चलिए उसको सही कर देते हैं। अप्रत्यक्ष व्यवहार और प्रत्यक्ष व्यवहार, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। ये और ये हो गया प्रत्यक्ष, हाँ, नीचे वाला हिस्सा प्रत्यक्ष का, ऊपर वाला अप्रत्यक्ष का। यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष क्या है इसकी बात, और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ये शिक्षक के दो हिस्से हैं, जिसमें शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से कक्षा पर अपना अंतःक्रिया को व्यवस्थित करता है, वो डायरेक्ट में आएगा, और जिसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से करता है वह इनडायरेक्ट होता है। तो जो इनडायरेक्ट है आपके सामने, उसके 4 अंश हैं। मैंने कहा कि बीएड के समय से ही मैंने इसको एक निमोनिक्स बनाया था, इसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये 4 भाग इसके होते हैं, यानी शिक्षण अंतःक्रिया का पहला अंश यह है, दूसरा है पी, तीसरा है आई और चौथा है क्यू। अब APIQ क्या है? APIQ का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग। ये पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग यानी क्या है इसका हिंदी? विचारों या भावनाओं की स्वीकृति। ये है विचारों या भावनाओं की स्वीकृति। जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो पहला काम क्या करता है? विद्यार्थियों के अभिवादन को स्वीकार करता है। हाँ, गुड मॉर्निंग या सुप्रभात जो भी बातें होती हैं वह उनको स्वीकृति देता है, उनके मान सम्मान को स्वीकार करता है, भावनाओं की स्वीकृति। ऐसा है कि ये पहुँचते ही पहला एक काम हो जाता है, और बीच बीच में भी ये चलता रहता है। दूसरा है प्रेजेज आर इनकरेजमेंट। प्रेजेज आर इनकरेजमेंट। प्रेजेज का मतलब आप जानते हैं, प्रोत्साहन है। इनकरेजमेंट प्रोत्साहन या प्रशंसा। प्रोत्साहन या प्रशंसा भी शिक्षक करता है। जब विद्यार्थी कुछ अच्छा करते हैं तो शिक्षक क्या करता है? प्रोत्साहन करता है या प्रशंसा करता है ना? प्रोत्साहन या प्रशंसा करता है। और जो तीसरा होता है, तीसरा जो है प्रोत्साहन या प्रशंसा का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी विद्यार्थी अच्छा करता है तो शिक्षक उसको से बढ़ाता है कि ऐसा और हो, जिससे और विद्यार्थी उसमें प्रेरित होकर के उस क्रियाओं को करे। ये है यूजेज ऑफ आइडियाज। यहाँ आइडियाज लिखा हमने याद करने के लिए, इसके आगे आप समझिएगा यूजेज ऑफ आइडियाज यानी विचारों का उपयोग करना। जैसे कोई विद्यार्थी उत्तर देना प्रारंभ करता है या कुछ समझाना प्रारंभ करता है तो और आगे भूल जाता है, तो शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए उसके विचारों का उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब प्रश्नीकरण। क्वेश्चनिंग आप जानते होंगे, उसी प्रश्नीकरण कौशल की बात यहाँ होती है। प्रश्नीकरण यानी प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जिससे यह ज्ञात हो कि अंतःक्रिया कैसी चल रही है, और साथ ही साथ जो विद्यार्थियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनकी कितनी संप्राप्ति हो रही है। विद्यार्थी जिनको तथ्य, नियम, सिद्धांत जो कुछ भी बताए जा रहे हैं उनका कितना ज्ञान हो रहा है। तो ये आप याद करिएगा। एपिक ये इनडायरेक्ट के टीचर टॉक के 4 भाग हैं। आप इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ इससे आपको याद रहे। APIQ सबसे पहले विचारों या भावनाओं की स्वीकृति करता है। उसके बाद जब उसके अच्छे कार्य होते हैं विद्यार्थी के तो उनको प्रेजेस
करता है, यानी उनको प्रोत्साहित करता है, प्रशंसा करता है। तीसरे पे यूजेज ऑफ आइडियाज होता है, जो विचार हैं उनका वह अनुप्रयोग करता है। और क्वेश्चनिंग का मतलब है प्रश्न करना, वह प्रश्न करता है जिससे यह ज्ञात कर सके कि जो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्य, नियम, सिद्धांत थे उनको विद्यार्थी ने किस हद तक स्वीकार किया है, आत्मसात किया है। इसके बाद हम बात करें डायरेक्ट के, जो टीचर टॉक का डायरेक्ट पहलू पक्ष होता है, प्रत्यक्ष पक्ष होता है, उसमें शिक्षक क्या क्या करते हैं। तो उसमें शिक्षक 3 क्रियाएं करते हैं। ये 5वां हो गया, ये 6वां है। इसे अब 10 कैटेगरी इंटरेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है। फ्लैंडर्स की जो पूरी एनालिसिस है उसे 10 कैटेगरी इंटरेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है। सिस्टम जो है इनका 10 कैटेगरियाँ इसमें है, 1 2 3 4, APIQ, LDA, LDA, और उसके बाद RI इसमें आ जाएगा, 8वां ये टीचर इसमें हो जाएगा। अभी मैं बाद में बताऊं इसको, अभी पहले इसको ही देखते हैं। LDA क्या है? LDA का मतलब ये डायरेक्ट है, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसको शिक्षक अंतः क्रिया के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से करता है। तो L फॉर लेक्चरिंग, लेक्चरिंग का मतलब होता है, लेक्चरिंग का मतलब व्याख्यान देना, भाषण देना। तो ये क्यों होता है? आप जानते हैं, व्याख्यान सुने होंगे। तो व्याख्यान में क्या होता है? व्याख्यान में किसी एक तथ्य पर, किसी एक नियम पर, किसी एक सिद्धांत पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वही लेक्चरिंग कहलाता है। लेक्चरिंग का मतलब ही हुआ भाषण देना, यानी पाठ्य सामग्री जो है, प्रक्रिया है, विचार हैं, तथ्य हैं, उनको प्रस्तुत करने में इसका उपयोग किया जाता है, भाषण दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्टिंग, ये है दूसरा। डायरेक्टिंग का मतलब है दिशा निर्देश देना, निर्देश देना। जैसे विद्यार्थी आपकी बातों को, मतलब शिक्षक के रूप में कुछ ऐसा है कि जो वहाँ गलत लग रहा है, कंट्रोल करना है, तो चुप रहो, बैठ जाओ, उठ जाओ, उत्तर दो। ये क्या है? ये डायरेक्टिंग है। चलो तुम उत्तर दो, नहीं तुम दो, तुम बैठो, तुम खड़े रहो। इस तरह से जो कुछ भी बातें हैं ये डायरेक्टिंग में आता है। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इधर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। शोइंग, ये क्रिटिसिज्म और शोइंग अथॉरिटी है। हमने याद करने के लिए ए को लिया है, जिससे कि याद रहे तो भूले ना। अथॉरिटी ब्रैकेट में इसको समझिए, क्रिटिसाइजिंग, हाँ, क्रिटिसाइजिंग एंड शोइंग अथॉरिटी। इसको आप इसको पहले लिखिएगा, समझिएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर समझिएगा। अथॉरिटी से याद करने के लिए हमने बनाया है कि शोइंग, क्रिटिसाइजिंग और शोइंग अथॉरिटी, यानी आलोचना करना या स्वामित्व प्रदर्शित करना। आलोचना करना, कोई बच्चा है जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, या मतलब कक्षा में जैसी मांग है वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? उसको आलोचना आप कर सकते हैं कि कुछ अलग चीज़ें हैं। तो ये भी एक यंत्र है, स्वामित्व प्रदर्शित करना, जिससे कि बालक को थोड़ा सा झेप आए या फिर खुशी मिले, कुछ और हो सकता है। जिससे कि विद्यार्थी का मूल लक्ष्य क्या है शिक्षक का, कि वो प्यूपिल्स जो बैठे हैं क्लास में, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, उनको जैसी क्लास की मंशा है कि क्लास पूरी कक्षा इंटरेक्शन कैसा हो, उसके हिसाब से चलाने के लिए एक यंत्र के रूप में है कि वो क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। और नेक्स्ट है उसी में शोइंग अथॉरिटी। शोइंग अथॉरिटी का मतलब होता है स्वामित्व प्रदर्शित करना, यानी अगर बालक नहीं सुन रहा है तो सिर्फ क्लास से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, या फिर कुछ और दंडित किया जा सकता है, बेंच पर खड़े होने के लिए कहा जा सकता है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर उसको बुलाया जा सकता है कि चलो आओ यहाँ दिखाओ। तो ये शोइंग अथॉरिटी का मतलब मैं इस कक्षा को संचालित कर रहा हूँ और जैसा शिक्षक चाह रहा है, मैं का मतलब शिक्षक से समझिए कि जैसा शिक्षक चाह रहा है वैसा ही वहाँ पर होना होगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो सकता।
सकता है। तो ये शोइंग अथॉरिटी है। इसके बाद हम बात करें टीचर टैग की, तो टीचर टैग यहाँ पर पूर्ण होता है 4 3 7 में। उसके बाद बातें बचती हैं तो पीपल टैग की। पीपल टैग के 2 हिस्से हैं, 8वां कैटेगरी और 9वां कैटेगरी। 8वां कैटेगरी है पीपल रिस्पांस। पीपल रिस्पांस है, ये पीपल का रिस्पांस है कि विद्यार्थी क्या उत्तर दे रहा है। प्यूपिल रिस्पांस, जैसे आप कोई प्रश्न किए, डायरेक्ट किए कि चलो अमित तुम बताओ, तो अमित क्या बता रहा है, तो ये विद्यार्थी अनुक्रिया होगी जो वह कह रहा है। जब रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पैदा हो रहा है वो प्रतिक्रिया होता है। आप अधिगम सिद्धांतों में इतना देखें। तो यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थी से तो विद्यार्थी उस पर रिस्पांस कर रहा है, दैट इज प्यूपिल्स रिस्पांस। नेक्स्ट इज प्यूपिल्स इनिशिएशन। प्यूपिल्स विद्यार्थी प्रतिक्रिया, प्यूपिल्स इनिशिएशन यानी जो छात्र की स्वयं की पहल है। जब स्वपहल, विद्यार्थी स्वपहल, जब छात्र अपने आप कुछ कहना चाहता है, आप कुछ समझा रहे हैं और विद्यार्थी कुछ उसमें जोड़ना चाह रहा है, उसका स्वयं का है, वो किसी बाह्य कारण से उत्तर देने के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं है, बल्कि वो स्वयं सक्रिय होकर कह रहा है, तो वो पीपल्स इनिशिएशन हो जाएगा, वह छात्र के स्वपहल के अंतर्गत आएगा। और 10वां जो होता है कैटेगरी फ्लैंडर्स की इंटरेक्शन एनालिसिस का, वह है कन्फ्यूजन और साइलेंस, मौन या विभ्रांति। देखिए जब कक्षाएं चलती हैं तो उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्लैंडर्स के अनुसार 3 सेकंड से ज़्यादा कक्षा में मौन नहीं होना चाहिए। 3 सेकंड से ज़्यादा कक्षा में मौन की स्थिति नहीं आनी चाहिए, चुप नहीं होना चाहिए। विभ्रांति यानी कंफ्यूजन, जैसे विभ्रांति की स्थिति 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन की। इसका संदेह है कि इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं और सभी विद्यार्थी आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं, तो यदि 3 सेकंड से ज़्यादा ऐसा मौका दिया जाता है तो फिर वहाँ क्लास का इंटरेक्शन टूट जाएगा और शिक्षक को वहाँ अपने डायरेक्टिंग निर्देश देने के जो प्रत्यक्ष पहलू का उपकरण है उसका उपयोग करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा चुप रहो, डांटना पड़ेगा, जो भी करना होगा। तो इस तरह से ये फ्लैंडर्स की 10 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमने एक सामान्य बातें बताई, क्योंकि ये कैटेगरीज यही हैं, वर्ग जो वर्ग है 10 वर्ग प्रणाली जो फ्लैंडर्स की है, इसी प्रणाली पर ये बताएंगे कि कितना इनडायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट कितना होगा, पीपल टैग कितना होगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका हम आकलन दूसरे वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली को समझिए, देखिए, जानिए। जो न समझ में आए बताइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।